आपकी मेहनत का पैसा सरकार वेस्ट कर रही है। आपके सेविंग्स के पैसों को सरकार भारत के अमीर उद्योगपतियों और बिजनेसमैन को दे रही है ताकि वो और भी अमीर बन सके। आपकी जानकारी के बिना भारत सरकार भारत को अडानी और अंबानी के हाथों में बेच रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये सभी सवाल आपके मन में तो जरूर आए होंगे, और अगर नहीं आए तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तो आ ही गए होंगे, जहां पर LIC और SBI ने आपकी मेहनत का हजारों करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया हुआ है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद LIC को 38,500 करोड़ का लॉस हुआ है और SBI का मार्केट कैपिटल 80,000 करोड़ से ड्रॉप हो गया। और ये सारा का सारा पैसा आपका था। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। लेकिन हम लोग घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या भारत सरकार भारत को अडानी और अंबानी के हाथों में बेच रही है? आइए पता करने की कोशिश करते हैं। यह है अमेरिका, जहां पर आज दुनिया का हर इंसान जाना चाहता है या फिर जाने का सपना देखता है। लेकिन पता है अमेरिका को इतना एडवांस और डेवलप देश बनाने के पीछे किसका हाथ है? तो इसका जवाब है वहां के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का। आज से 220 साल पहले अमेरिका की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे साल 1947 में भारत की थी। लेकिन 19th सेंचुरी के मिड में अमेरिका में कुछ ऐसे बिजनेसमैन हुए जिन्होंने अमेरिका के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया, जैसे कि JP मॉर्गन, एंड्रू कार्नेगी, JD रॉकफेलर और हेनरी फोर्ड। इन सभी लोगों ने अमेरिका को आगे बढ़ने में कैसे मदद की, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। इस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान है बर्नार्ड आर्नल्ड, जिनकी नेटवर्थ 216 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन साल 1937 में JD रॉकफेलर की टोटल नेटवर्थ 400 बिलियन डॉलर्स थी, यानी कि आज के दुनिया के सबसे अमीर इंसान से लगभग 2 गुना ज्यादा। JD रॉकफेलर अपने टाइम पर अमेरिका की 90% ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर डोमिनेट करते थे। एंड्रू कार्नेगी ने 1890 में दुनिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल स्टील कंपनी का निर्माण कर दिया था। ठीक इसी तरह से JP मॉर्गन, हेनरी फोर्ड और बाकी अमेरिकन बिजनेसमैन ने मिलकर अमेरिका के इतिहास को लिखा। इनमें से किसी ने अमेरिका के घर घर तक बिजली पहुंचाया, किसी ने पूरे अमेरिका में सड़क और रेलवे लाइन को बिछाया, किसी ने अपनी फैक्ट्रीज में हजारों लोगों को काम दिया। इन्हीं में से किसी ने अमेरिका के छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को फंड किया। इन्हीं में से किसी ने एयरपोर्ट और बंदरगाह बनवाए और इन्हीं में से किसी ने पूरे अमेरिका को ऑयल और गैस सप्लाई किया। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अमेरिका की ग्रोथ के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्हीं लोगों के साथ मिलकर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया, लोगों को जॉब्स दिए, बिलियन डॉलर कंपनीज बनाई, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया। और यही रीजन है कि आज अमेरिका है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में क्या होता है ये भी जानते हैं। जब कभी भी सड़क, पुल, हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को दिया जाता है तो हमारे पूरे देश में इसका विरोध होता है, धरना प्रदर्शन होने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ महीनों से भारत में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट इन कंपनीज को मिले हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनका नाम पढ़ सकते हैं। इसमें कहीं पर भी अडानी ग्रुप का नाम नहीं है। और अगर इनमें से एक आधा प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिल भी जाता है तो इसके ऊपर कितना हल्ला होता है ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इवन हमारे देश की संसद तक नहीं चलने दी जाती। आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप ये चाहते हो कि ये सभी सड़क और हाईवेज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी चाइनीज कंपनी या फिर विदेशी कंपनी को दिया जाए ताकि वो भारत का पैसा भारत से बाहर लेकर चले जाए? क्योंकि यूपीए के टाइम पर तो यही होता था। यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सरकार सड़क, पुल, रेलवे, हाईवेज, एयरपोर्ट ये सभी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनीज को देती कैसे है? तो इसके लिए एक सिंपल सी बिडिंग प्रोसेस होती है जिसमें ये कंपनीज इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए बिडिंग करती है। जो कंपनी सबसे कम प्राइस पर सबसे अच्छी क्वालिटी की सड़क और एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर सड़क बनाकर दे देगी, सरकार उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। बस उसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को चेक किया जाता है। ये बिल्कुल IPL की बिडिंग वाला ही प्रोसेस है, बस वहां पर खिलाड़ियों के प्राइस हाई होते रहते हैं और यहाँ पर प्राइस लो होते रहते हैं क्योंकि दोनों ही पार्टीज आपस में मिलकर नेगोशिएशन करती हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलता कैसे है। क्या अडानी की मोदी से दोस्ती है इसलिए मिलता है या इसके पीछे कुछ और ही झोल है? आइए समझते हैं। देखिए, मई 2022 में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और ACC में इन्वेस्ट किया था और इस डील के बाद अडानी ग्रुप इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया, अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद। लेकिन अडानी ने सीमेंट कंपनी में ही क्यों इन्वेस्ट किया? तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, अडानी ग्रुप रोड,
हाईवे, पुल, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में इन्वॉल्व है और इन सभी में एक रॉ मटेरियल कॉमन है, वो है सीमेंट। यानी कि अब अडानी को सीमेंट अंबुजा और एसीसी से मिलेगा, वो भी कम प्राइस पर, क्योंकि इन दोनों ही कंपनीज का मालिक खुद अडानी ग्रुप ही है। और जब कभी भी भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएगी तो अडानी साहब वहां पर पहले पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दो, हम आपका काम कम पैसों में कर देंगे, क्योंकि हमारे घर पर 2-2 सीमेंट की फैक्ट्री है। खेलो दिमाग से, खेलो खेलो दिमाग से। अब आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अगर आप सड़क पर सब्जी बेचने वाले इंसान से मॉल में फोन बिकवाओगे तो क्या वो बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। अगर आप दिहाड़ी मजदूर से कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर डेवलप करवाओगे तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह से हर इंसान अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, अपने काम में एक्सपर्ट होता है, वो सिर्फ वही काम कर सकता है जो उसे आता है। ठीक इसी तरह से अडानी को सड़क, हाईवे, पुल, एयरपोर्ट, पोर्ट्स बनाने आता है। तो इसमें गलती क्या है? गलती है एक गुजराती प्रधानमंत्री से दोस्ती है उसकी, गलती है। इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। इन सब के अलावा मैं अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जनवरी 2022 में भारत सरकार ने एयर इंडिया को उसके कंटिन्यूअस लॉस के चलते टाटा ग्रुप को 18,000 करोड़ में बेच दिया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को ही क्यों बेचा, अडानी या फिर अंबानी को क्यों नहीं बेचा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो इसके पीछे 2 रीजन हैं। पहला है कि टाटा ग्रुप ने ज्यादा बोली लगाई तो भारत सरकार ने एयर इंडिया को टाटा के हाथों में बेच दिया, और दूसरा रीजन है कि टाटा के पास ये पहले से ही एक्सपीरियंस है कि एयरलाइन कंपनी को कैसे ऑपरेट किया जाता है। यानी कि भारत सरकार ने एयर इंडिया को सही हाथों में सौंपा, जो ये जानती है कि एयरलाइन कंपनी को कैसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक इसी तरह से आप चाहे भारत के किसी भी स्टेट में रहते हो, आप अपने स्टेट गवर्नमेंट की बस को ध्यान से देखो, आपको ये पता चलेगा कि उस बस को या तो टाटा ग्रुप ने बनाया होगा या फिर महिंद्रा ग्रुप ने बनाया होगा। यानी कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने बस बनाने का काम उन्हीं लोगों को दिया जो इस काम में एक्सपर्ट हैं, ना कि अडानी को और अंबानी को। ठीक इसी तरह से भारत का DRDO, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो टाटा ग्रुप के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है, जो कि अपने काम में एक्सपर्ट है। ठीक उसी तरह से अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री तेल खोजने में, तेल निकालने में और तेल का डिस्ट्रीब्यूशन करने में एक्सपर्ट है, और भारत सरकार की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्री को यही काम मिलता है। ठीक इसी तरह से अडानी ग्रुप रोड, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में इन्वॉल्व है, और भारत सरकार की तरफ से अडानी ग्रुप को यही काम मिलता है। इन सब के अलावा अगर आप अडानी की तस्वीर मोदी के साथ देखते हो तो आप अडानी की तस्वीर रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी देखो। आप अडानी की तस्वीर राजस्थान के CM अशोक गहलोत के साथ भी देखो, जहां पर इस समय कांग्रेस की सरकार है। और अभी हाल ही में अडानी ने राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। आप अडानी की तस्वीर ममता बनर्जी के साथ देखो। इन सब के अलावा अडानी ने उन राज्यों में भी इन्वेस्ट किया है जहां पर इस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट है। आज भारत के इन्हीं बिजनेसमैन ने लाखों लोगों को जॉब दिया है, लाखों लोगों का परिवार इन्हीं की वजह से चलता है, लेकिन हम इनकी तरफ किस नजर से देखते हैं? आज भारत में टोटल 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। आप उस दिन को इमेजिन करो जिस दिन भारत में 1000 या फिर 2000 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो जाएंगे, तो इस देश में जो जॉब की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आपकी और मेरी लाइफ काफी हद तक सुधर जाएगी। हम लोगों को नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। ओवरऑल भारत की ग्रोथ होगी, लेकिन ये तब होगा जब हम लोग अपने बिजनेसमैन और स्वदेशी कंपनियों को सपोर्ट करेंगे। हमने वीडियो की शुरुआत में अमेरिका के बिजनेसमैन की बात की थी कि उन्होंने किस तरह से अमेरिका के भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिखा। वहां की सरकार ने अपने इन्हीं बिजनेसमैन के साथ मिलकर अमेरिका की ग्रोथ को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर गई, और आज यही मौका भारत के सामने है। भारत भी नई बुलंदियों तक पहुंच सकता है, जहां पर पूरी दुनिया रुककर सिर्फ और सिर्फ भारत के ग्रोथ को देखेगी। लेकिन ये तब होगा जब हम हर चीज में राजनीति को ना घुसेड़ें। इस वीडियो का मोटिव अडानी या फिर अंबानी को बचाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह के सीरियस आरोप हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर लगाए हैं, अगर उसे लॉजिकल तरीके से सोच कर देखा जाए तो वो काफी हद तक सही लगते हैं। क्योंकि साल 2018 में अडानी की नेटवर्थ 92,000 करोड़ थी, और साल 2022 के अंत तक अडानी की नेटवर्थ 12 लाख करोड़ हो गई। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई
पूरी दुनिया को पता चल सके। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप से पूछ करके देखो कि आप गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बारे में क्या सोच रखते हो, और आप अपने आप से पूछ करके देखो कि आप एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स के बारे में क्या सोच रखते हो। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।